नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या दिल्ली में क्या हुक्म है मेरे आका, क्या हुक्म है सरकार की फिलॉसफी चल रही है? ये सवाल है मोदी सरकार से, क्योंकि दिल्ली में सरकार बनाने के फैसले पर उपराज्यपाल ने केंद्र के पाले में डालने का मन बना लिया है। आज दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर उपराज्यपाल अपनी रिपोर्ट देंगे और माना यह जा रहा है कि यह रिपोर्ट बीजेपी के लिए सरकार बनाने का बुलावा हो सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली में बीजेपी की अल्पमत सरकार बनने वाली है। आइए इस बीच जरा आपको दिखाते हैं कि क्या क्या परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दिल्ली की सरकार के लिए बनते हुए दिख रहे हैं। अगर पीछे हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो सबसे पहली परिस्थिति यह है कि बीजेपी अल्पमत की सरकार बना सकती है। आपको बता दें, उनके 3 ऐसे विधायक हैं जो अब सांसद बन गए हैं। चूंकि वो सांसद बन गए हैं तो संख्या भी विधानसभा की घट गई है। ये और कांग्रेस आप मिलकर तो सरकार बना ही सकते हैं। ये तमाम चीजें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली सरकार का फैसला करेंगे मोदी। बीजेपी बनाएगी दिल्ली में सरकार। एलजी को मोदी के आदेश का इंतजार। ये वो सवाल है जिनका जवाब छुपा है दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की उस रिपोर्ट में जो वो आज केंद्र सरकार को सौंपने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो नजीब जंग अपनी रिपोर्ट में गेंद केंद्र के पाले में डालने वाले हैं। साथ ही वो दिल्ली विधानसभा को भंग नहीं करने के पक्ष में अपनी रिपोर्ट देंगे। नजीब जंग अपनी रिपोर्ट में खुले तौर पर बीजेपी की सरकार की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन वो ये जरूर बताएंगे कि बीजेपी को भी ठीक उसी तरह अल्पमत सरकार बनाने के लिए बुलाया जा सकता है जैसे आम आदमी पार्टी को दिया गया था। इस खबर के आने के बाद से दिल्ली में सियासत गर्म हो गई है। आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी और नजीब जंग की मिली भगत बता रही है। सरकार बनाने की कोई स्थिति है ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस तरीके की रिपोर्ट क्यों देते हैं, किसके कहने पर देते हैं और इसके पीछे की मंशा क्या है। और अगर कल हॉर्स ट्रेडिंग होती है, विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर होगी या नहीं? वहीं कांग्रेस कहती है कि बीजेपी डरी हुई है और इसीलिए तरह तरह के खेल खेल रही है। आज बीजेपी इतना बौखलाई हुई है, एक तो उनके अंदर जो भी घमासान चल रहा है और दूसरा जिस तरीके से 3 महीने के अंदर उनका जो ग्राफ है वो जिस तेजी से गिरा है, तो बीजेपी इलेक्शन से भागना चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कोस रही है, लेकिन अपनी सरकार बनाने की बातों पर गोलमोल जवाब दे रही है। नहीं, एलजी साहब जो सोच रहे हैं वो उनको नेचुरली आज वो दिल्ली स्टेट को हेड कर रहे हैं और उनको अगर लगता है हम अपनी तरफ से नहीं जाने वाले हैं, अगर उनको लगता है कि पार्टी में कहीं कोई जब भी संभावनाएं हैं, सरकार बन सकती है, हमको कहेंगे तो हम जाकर के डेफिनेटली उनकी बात को सुनेंगे। सुनने के बाद अपना एक क्रिटिकल एनालिसिस हमको ज़रूर करना है। जब वो बुलाएंगे उसके बाद हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। ऐसे में सारी निगाहें अब मोदी सरकार पर टिक गई हैं। क्या हाल के विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद मोदी सरकार दिल्ली में चुनाव का रिस्क ले सकेगी? वैसे भी सर्वे बताते हैं कि दिल्ली में बीजेपी का ग्राफ लोकसभा चुनाव के बाद गिरा है और आम आदमी पार्टी को फायदा मिल रहा है। ऐसे माहौल में क्या बीजेपी के लिए दिल्ली में अल्पमत सरकार चुनाव से ज्यादा महफूज स्थिति होगी? और अगर हाँ, तो सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली की जनता का क्या होगा? आज तक ब्यूरो। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दे। संबित पात्रा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। जेपी अग्रवाल जी कांग्रेस पार्टी के नेता, आशुतोष आम आदमी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और केटीएस तुलसी साहब वरिष्ठ अभिवक्ता हमारे साथ रहेंगे। इन सबसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा जो तस्वीर उभर के आ रही है वो आपको दिखा दें कि इस वक्त क्या परिस्थिति है। कुल सीटें 70 है, बीजेपी 29, आपके पास 27। 29 ये इसलिए हुआ है क्योंकि 3 विधायक अब सांसद बन गए हैं। तो ये है परिस्थिति और कांग्रेस की 8 की 8 सीटें। अब सवाल यही है कि सरकार बनेगी तो बनेगी कैसे? अल्पमत की सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी बनाएगी? एलजी रिपोर्ट में कह सकते हैं कि केंद्र डिसाइड करे, केंद्र के पाले में गेंद डाल दी है उन्होंने। हम आपको दिखा रहे हैं वो फॉर्मूला जिसके जरिए बन सकती है सरकार। 29 बीजेपी के, 3 अन्य मिलाकर 31 जिसके जरिए सरकार बना सकती है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि ये आंकड़ा बहुमत से कम है तो अल्पमत की ही सरकार बनेगी। अब आपको दिखाते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 2, जिसमें हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। आराम से सरकार बनती हुई दिख रही 35, लेकिन जो परिस्थिति पहले थी वो क्या बहुमत से एक आंकड़ा ज्यादा है, लेकिन क्या जो पहले की स्थिति थी उसी पर वापस जाना चाहेंगे? कम से कम कांग्रेस हो
इस पर खुलकर मनाही करती हुई दिख रही है, प्रतीत आ रही है मीडिया के सामने। और ये हो गया वो फॉर्मूला जिसमें आप 27 सीटें और 3 अन्य तो मिलाकर 30, ये भी अल्पमत की ही सरकार बनेगी अगर बनेगी तो। आपको याद होगा एलजी ने एक बार कहा था, और ये तब जब कांग्रेस एब्सटेन करेगी तो बहुमत के आंकड़े 34 से 4 कम, लेकिन कांग्रेस एब्सटेन कर जाए तब साफ सरकार बनती हुई दिख रही है आम आदमी पार्टी की। तो ये परिस्थितियां हैं जो हमने आपको बता दी हैं, इसी के जरिए सरकार बनती हुई दिख रही है। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं है, लेकिन ये खबर की कह सकते हैं एलजी कि आप बनाइए सरकार, अगर केंद्र डिसाइड करे तो वो बीजेपी को बुला सकती है सरकार बनाने के लिए। चाहेंगे सरकार बनाना संबित पात्रा जी? नहीं, मुझे लगता है गेंद तो एलजी के पाले में है। स्वाभाविक रूप से ये निर्णय एलजी लेंगे कि सरकार बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अगर वो ये कहते हैं कि केंद्र चाहे तो ऐसा करे, नहीं, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये एक संवैधानिक पोस्ट है और वो अपने पोस्ट में न्यूट्रलिटी के साथ काम करते हैं। इस प्रकार से केंद्र के कहने पर काम करते हैं ये बिल्कुल नहीं है। अगर वो बुलाएंगे भारतीय जनता पार्टी के इकाई को, दिल्ली के इकाई को, तो स्वाभाविक रूप से दिल्ली की इकाई चिंता करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि चूंकि दिल्ली हाफ स्टेट हाफ यूनियन टेरिटरी है, इसलिए मैं अकेले नहीं फैसला लेना चाहता, चूंकि स्पेशल परिस्थिति है, तो अगर केंद्र चाहे इसका क्या मतलब होगा? देखिए, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। हमने अपने क्लियर स्टैंड को बहुत क्लियर रूप से स्पष्ट किया है। एक तो है कि हम चुनाव में जाना चाहते हैं, हम चुनाव से शर्मा नहीं रहे हैं और भाग नहीं रहे हैं। दूसरा विषय है हम हॉर्स ट्रेडिंग इत्यादि पे विश्वास नहीं रखते हैं। तीसरा है अल्पमत की सरकारें इस इतिहास में नहीं हुआ है, ऐसा भी नहीं है। अल्पमत की सरकार नरसिम्हा राव जी ने इतने वर्षों तक चलाई, सेंटर में भी हुआ है। दिल्ली में जिस प्रकार से आशुतोष जी की पार्टी आम आदमी पार्टी सरकार चला रही थी, वो कांग्रेस के साथ चला रही थी, मगर खुद कह रही थी कि अल्पमत की सरकार है, हमने सपोर्ट नहीं लिया है। तो स्वाभाविक रूप से अल्पमत के सरकारों का प्रचलन रह चुका है। अब निर्णय क्या होता है ये समय ही बताए। आशुतोष जी जी, सवाल यही है कि अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता हुआ दिख रहा है? और बीजेपी जो बात कह रही है, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज संबित पात्रा और बीजेपी के बोल बदले हुए हैं। इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि 12 दिसंबर को जब दिल्ली विधानसभा के रिजल्ट 8 दिसंबर को आए थे, तब हर्षवर्धन जी ने बाकायदा एलजी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि उनके पास मैंडेट नहीं है और वो जनता के मैंडेट का सम्मान करते हुए विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। वो चिट्ठी उन्होंने बाकायदा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लिखी। उसके बाद 14 फरवरी को जब अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उस दिन भी वही हर्षवर्धन जी थे, उस दिन भी उन्होंने कहा था कि आज भी उनके पास मैंडेट नहीं है और 12 दिसंबर के अपने फैसले पर अड़े हुए हैं, यानी वो सरकार बनाने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, विपक्ष में रहेंगे। आज बीजेपी के रुख बदले हुए हैं, वो ये कहने की स्थिति में नहीं, वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी सरकार इस देश के अंदर बनी हुई है। तो सवाल ये है कि अगर वो ये कहते हैं कि बीजेपी की स्टेटेड पोजीशन अगर ये है, क्योंकि तब उनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार हर्षवर्धन जी थे, जब स्टेटेड पोजीशन ये है कि वो सरकार नहीं बनाएंगे, विपक्ष में बैठेंगे, आज कौन सी परिस्थिति बदल गई है? परिस्थिति ये बदल गई है कि पिछले 3 महीनों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार निहायत ही अलोकप्रिय सरकार हो गई है। बाई इलेक्शन ने इस बारे में मुहर लगा दी है। इसलिए बीजेपी आज बुरी तरीके से डरी हुई है कि अगर दिल्ली के अंदर अगर वो चुनाव में जाती तो बुरी तरीके से हारेगी। मैं संबित पात्रा से चाहूंगा कि क्लियर कट कहें, वो चुनाव चाहते हैं या सरकार चाहते हैं, बीच के रास्ता मत अपनाएं। आम आदमी पार्टी कहती है कि वो हर हालत में चुनाव चाहती है। चूंकि आपकी कोशिश विफल हो गई, आप भी गए थे एलजी के पास। मैं 2 विषय रखना चाहता आ रही हूं। हाँ, ठीक है, मैंने कहा कि जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे उसके फौरन बाद आशुतोष जी, जब हमने देखा कि किसी तरीके से चुनाव कराने की संभावना नहीं है, तो निश्चित रूप से हम एलजी के पास गए थे। हम निश्चित रूप से एलजी के पास गए थे और हमने ये भी कहा था कि हमें मौका दिया जाए, हम जनता के बीच में जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि क्या सरकार बनाने की तक की संभावना को तलाशा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आशुतोष, हमें लगा कि ये संभावना नहीं बनती, इसलिए हमने मना कर दिया, अगले ही दिन मना कर दिया हमने। तो आशुतोष, उसके बाद से हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। तो आशुतोष जी, मैं आऊंगी आपके पास और जेपी अग्रवाल जी के पास भी यही सवाल लेकर जाऊंगी। आशुतोष जी, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा। तो अल्पमत की सरकार अगर आज बीजेपी बनाती है तो क्या आपत्ति है आपको, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो संवैधानिक स्थिति है वो के.आर. नारायणन ने जो केंद्र के स्तर पर स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को चाहे अल्पमत की सरकार बनाने का अगर बुलाते हैं तो उन्हें बाकायदा इन राइटिंग एविडेंसेस के साथ ये देना पड़ेगा कि उनके पास बहुमत है।
वो जो शंकर दयाल शर्मा के जमाने में हुआ करता था, फर्स्ट कम की जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उनको बुला लिया जाता, जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी को 1996 में बुलाया गया था, 13 दिन सरकार चली थी, गिर गई थी, वो स्थिति आज नहीं। आज संवैधानिक परंपरा के मुताबिक, के.आर. नारायणन के फॉर्मूले के मुताबिक जिस भी को एलजी बुलाएंगे उनके पास ये सबूत होना चाहिए कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है या नहीं है। अगर बहुमत का आंकड़ा नहीं और एलजी बुलाते हैं तो संविधान के साथ बहुत बड़ा मजाक करेंगे वो। जेपी अग्रवाल जी, इस पर लौटूंगी मैं, जवाब आपसे लूंगी। जेपी जी, अल्पमत की सरकार अगर बीजेपी बनाती है तो क्या दिक्कत है? क्योंकि फिर तो ये खरीद फरोख्त और ये सब का मामला पीछे रह जाएगा। अल्पमत की सरकार का कोई कीमत नहीं होती, कोई जगह नहीं होती, कोई रेजोल्यूशन वो पास नहीं कर सकते, वो कोई कानून पास नहीं कर सकते, किसी चीज़ पे भी बहस बेमायने होती है। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो हथियार है वो होता है मेजॉरिटी। हम चुनाव कराते हैं और उसको सरकार बनाने का मौका देते हैं जिसके पास गिनती होती है कि वो सरकार चला सकता है। जहां तक आशुतोष जी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की बात की, अटल बिहारी वाजपेयी को भी राष्ट्रपति ने जब बुलाया था जब सब पार्टियों ने जो उनके साथ उस समय थे, जिन्होंने बाद में बैकआउट किया, उससे पहले उन्होंने कहा कि हमारी गिनती बन जाएगी और हम सरकार बना लेंगे। अल्पमत की सरकार की कोई कीमत नहीं है। अब मैं दूसरी बात राजनीतिक करता हूं। नहीं, ये तो तब भी कोई कीमत नहीं थी सरकार की। एक सेकंड, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी सर, तब भी अल्पमत की ही वो कहते थे अपनी सरकार को, और कहते थे कि हमने सिर्फ समर्थन लिया हुआ है कांग्रेस से। हमने सिर्फ, वो अल्पमत की नहीं थी, हमने वो कहा मानने को तैयार, हमने ये कहा नहीं, हमने ये कहा कि हम दोबारा दिल्ली वालों पे चुनाव नहीं थोपना चाहते, इसलिए हमने कहा कि आप पार्टी ने बहुत सारे वायदे जनता से किए हैं और वो वायदे वो पूरे करें, वो ये दिखाएं कि कांग्रेस गलत थी, लेकिन माफ करना वो छोड़ के भाग गए। छोटा सा जल्दी लेकिन उस जल्दी से नहीं, मुझे समझाना पड़ेगा, इन्होंने आधा घंटा कहा है। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ये बिल्कुल साफ तौर पर अल्पमत की सरकार होगी जिसकी कोई कीमत नहीं। जल्दी से संबित जवाब सुन लेते हैं, जल्दी से ब्रेक पर जाना है, जल्दी से। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, अभी आशुतोष जी ने एक बहुत लंबा चौड़ा हमें एडवाइस दिया है कि ऐसे आप पहले कहते थे, अब ऐसा क्यों कहते हैं। अरे आप तो चुनाव से पहले बच्चों की कसम खा रहे थे, दोनों हाथ रख के दोनों बच्चों के ऊपर, कि हम तो कांग्रेस का सपोर्ट लेंगे नहीं, मगर चुनाव के बाद क्या हुआ? खैर, हम वैसे नहीं है, हम परिवर्तित नहीं होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, जब एलजी बुलाएंगे उस समय हम निर्णय लेंगे। इसमें एक ही बात याद रखने का है, आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाया था, फिर वो चले गए गंगा में डूबने के लिए, गंगा में डूब के यमुना में निकलने का प्रयास चल रहा है। यहाँ पे ये नहीं होने वाला है। यहाँ दिल्ली में क्या हुक्म है सरकार? अगर इस नाम को आप नहीं समझ रहे हैं, जरा आपको बैकग्राउंड बता दें। दरअसल कहा यह जा रहा है कि अपनी रिपोर्ट में एलजी ये कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। बवाल यही है कि पहले कुछ और कहती थी बीजेपी, अब क्या मोदी जी बुलाएंगे, कहेंगे दिल्ली में बन जाए बीजेपी की सरकार? आपको संबित पात्रा जी मैंने बीच में रोक दिया था, मैं चाहती हूँ अपना जवाब पूरा करें, फिर चलेंगे दोनों। देखिए, बीजेपी ने अपना मत बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, ना तो हम कुछ गलत करेंगे और ना ही हम चुनाव से दूर भाग रहे हैं। मगर दो तीन बातें यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है, जो अभी आशुतोष जी, एक सेकंड, हाँ। आप चाह क्या रहे हैं और आप क्या करने वाले हैं? हम साफ तो बस दो लाइन हमारी चाहत 2 लाइन में आ जाती है। आप हमारी जो चाहत है मैं 2 लाइन में बता देता हूँ। तो चुनाव कराइए फिर। हमारी चाहत है दिल्ली की जनता का हित हो और दूसरा उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। ये सब तो किताबी बातें नहीं, किताबी बातें करनी आवश्यक है। आप फैसला क्यों नहीं ले रहे? आप फैसले से क्यों भाग रहे हैं? मैं 2-3 बातें यहाँ स्पष्ट करना। आप फैसले से क्यों भाग रहे हैं? कौन फैसले से भाग रहा है? आप चुनाव अगर कराने हैं तो कराइए, फिर कराएंगे। डिले क्यों? एलजी बुलाएं, एक बार पूछ लें, हम बता देंगे हाँ या ना, उसके बाद चुनाव होगा। तो एलजी बुलाएंगे, उसके पास एक प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट में एक केस चल रहा है, कोर्ट ने समय दिया है, एलजी समय रहते बुलाएंगे, हम जवाब समय रहते देंगे। अपना कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का एक तरीका होता है, तरीके से पहले काम नहीं होता है। अभी 2 विषय देखिए, एक तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अल्पमत सरकार का कोई अधिकार नहीं होता, अर्थात वो ये कह रहे हैं कि नरसिम्हा राव जी की जो सरकार थी वो बिना अधिकारों की सरकार थी और वो बेकार सरकार थी। आशुतोष जी कह रहे थे अल्पमत की सरकार के विषय में कि क्या बीजेपी अल्पमत की सरकार बनाएगी। मैंने तो मना किया, हम बनाना नहीं चाहते हैं। मगर आशुतोष जी बताएं, पानी पी पी के अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हमने समर्थन नहीं लिया है कांग्रेस से, हमारी तो अल्पमत की सरकार है। वाह, आपकी अल्पमत की सरकार हो तो बहुत बढ़िया, दूसरों की अल्पमत की सरकार हो जाए तो वो पाप कहलाता है। विरोधाभास हर कदम पर, हर पार्टी में दिखता है। विरोधाभास उनके में है। एक लास्ट सेंटेंस में कह दो, चिट्ठी की बात एलजी को चिट्ठी देके आम आदमी पार्टी ने कहा था कि असेंबली डिसॉल्व मत करिएगा, हम भी कोशिश कर रहे हैं सरकार बनाने की। फिर आपने एक वीडियो खुद अपने चैनल में दिखाया था कि इस प्रकार से कांग्रेस के नेता के घर में मीटिंग हो रही थी, हाँ। पेड़ के नीचे, घर के पीछे। आशुतोष जी, आपका जवाब इस अल्पमत वाली टिप्पणी पर, क्योंकि आप भी ये कहते थे कि कांग्रेस से हमने समर्थन लिया लेकिन हमारी सरकार अलग है, तब तो आप भी अल्पमत की ही सरकार चला रहे थे।
बिल्कुल हमने कहा था, लेकिन एक बात आप नोट करिए, उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास बाकायदा एक प्रूफ था कि कांग्रेस ने चिट्ठी दे रखी थी, उस कांग्रेस चिट्ठी को अगर जोड़िए तो ये साफ थे। मेरा साफ तौर पे कहना है कि आज की तारीख में लेफ्टिनेंट गवर्नर छोड़ दिया, राष्ट्रपति महोदय भी अगर चाहें तो अल्पमत की सरकार बनाने के लिए किसी को न्योता नहीं दे सकते हैं। आर वेंकटरमन के बाद शंकर दयाल शर्मा, और शंकर दयाल शर्मा के बाद के आर नारायणन। अब बाकायदा किसी भी दल को सरकार बनाने के पहले राष्ट्रपति महोदय को या लेफ्टिनेंट गवर्नर को या गवर्नर को बाकायदा संतुष्ट होना पड़ेगा सबूतों के आधार पर कि जिसको बुला रहे हैं उसके पास बहुमत का आंकड़ा है। इसलिए अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर बीजेपी को बुलाते हैं तो संविधान के साथ मजाक करेंगे, वैसी स्थिति में उनको सैक कर दिया जाना चाहिए अगर बुलाते हैं तो जो एलजी कह रहे हैं, अगर वो वाकई ऐसा कह रहे हैं तो वो भी फिर संविधान के खिलाफ है, हाँ या ना? नहीं, मुझे साफ तौर पर लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो संविधान के साथ बहुत बड़ा मजाक होगा ये। एक ब्रेक के बाद के आर नारायणन ने जो प्रेसिडेंट सेट किया है, उसके बाद आज तक किसी ने कोई उसका वायलेशन नहीं किया। दिल्ली में क्या हुक्म है सरकार, ये सवाल इसलिए क्योंकि अगर एलजी ये रिपोर्ट देते हैं गृह मंत्रालय को कि अगर केंद्र चाहे तो बीजेपी की सरकार बनाने के लिए कदम बढ़ाया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है और इसी बिंदु पर इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। आशुतोष जी ने एक बात कही संबित पात्रा जी कि ऐसा करना उस प्रोरोगेटिव के खिलाफ है, उस संविधान के खिलाफ है जिसमें सीधे एलजी को डिसाइड करना है, और वो भी जैसा कि आपने भी कहा बिना पक्ष लिए हुए। केंद्र सरकार से वो जाएंगे तो वहां पर आप ही की सरकार है, फिर पक्षपातपूर्ण नहीं होगा, ये कैसे भरोसा हो? नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है कि एलजी जो है गैर कानूनी गैर संवैधानिक काम करेंगे? अभी तक उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है, हम यहां प्रियम्प्ट कर रहे हैं कि वो गैर संवैधानिक काम करेंगे। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कहना चाहता हूं। आशुतोष जी मेरे मित्र हैं, आशुतोष जी ही चंद दिन पहले कह रहे थे कि जो एलजी हैं वो कांग्रेसी एजेंट हैं। आज वो ओब्लिकली कह रहे हैं कि एलजी जो है वो बीजेपी के एजेंट हैं। ये एलजी हैं या गैस एजेंसी हैं जो घड़ी घड़ी एजेंसी बदलते रहते हैं? ये पहले आम आदमी पार्टी स्पष्ट कर ले। जल्दी से आशुतोष जी जवाब दीजिए, फिर अग्रवाल साहब के पास जाएंगे। पहली बात तो हमने पूरे डिस्कशन में ऐसी कोई बात कही नहीं। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी जो है वो मानती है कि आज तक इस देश का सबसे सम्मानित चैनल है, और आज आप देखिए क्या उन्होंने स्लग लगाया है, क्या हुक्म है मेरे सरकार। क्या हुक्म है मेरे सरकार का मतलब क्या हुआ? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नरेंद्र मोदी सरकार से पूछ रहे हैं क्या हुक्म है मेरे सरकार। जब किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के बारे में देश का सबसे सम्मानित चैनल अगर इस तरीके की टिप्पणी करता है तो खुद एलजी महोदय को सोचना चाहिए कि आज उनकी स्थिति पब्लिक के बीच में क्या हो गई है, और बीजेपी को सोचना चाहिए ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा कर दी है कि देश का सबसे सम्मानित चैनल आज उनके बारे में इस तरीके की टिप्पणी करवा रहा है। तो संबित पात्रा जी जरा अपने प्रधानमंत्री महोदय को कहिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर को जरा कठपुतली की तरह नचाना बंद कर दें। मैं अब बीच में आऊंगा। दिल्ली की जनता भी आपकी तरह मुस्कुरा पाती। आशुतोष जी इतने क्रांतिकारी बोल मत बोलिए। देखिए चैनल ने जो लगाया है वो चैनल का प्रेरोगेटिव है, उससे आप ये मत कहिए कि एलजी आके कह रहे हैं कि क्या हुक्म है मेरे सरकार। चैनल लगा एलजी नहीं कह रहे हैं कि क्या हुक्म है मेरा सरकार। आप ही उसी एलजी को चंद दिनों पहले कांग्रेस का एजेंट बता रहे थे, इन्हीं एलजी को बता रहे थे, और आप आज ये कह रहे हैं कि ये एलजी अब बीजेपी से ऑर्डर लेने लगे हैं। मैं आपसे पूछता हूं क्या एलजी इस प्रकार से दर दर की ठोकरें खाता है? ये एक संविधान का पोस्ट है, इसका रेस्पेक्टेबिलिटी को समझने की आवश्यकता है। एलजी ने अभी तक मुंह नहीं खोला है, कुछ भी नहीं कहा है, मगर आप प्रियम्प्ट कर रहे हैं कि एलजी कह रही है क्या हुक्म है मेरे सरकार। जल्दी से आशुतोष जी। संबित पात्रा जी, ये तो आप बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि गवर्नर्स की हालत उन्होंने क्या कर दी है, किस तरीके से गवर्नर्स का फुटबॉल पिछले 2 महीनों के अंदर बना है, किस तरीके से उनका अपमान किया गया है। संविधान पद पर बैठे हुए गवर्नर्स को आपने किस तरीके से कठपुतली बनाने की कोशिश की है। ये आम आदमी पार्टी को बीजेपी सीखने की जरूरत नहीं, पूरा देश जानता है पिछले 2 महीनों में आपने किस तरीके से गवर्नर की चिंता तो बाद में करिएगा, दिल्ली की जनता और दिल्ली की हालत आपने क्या कर दी है अपने महत्वाकांक्षा के कारण। ये भाषण प्रधानमंत्री बनने की इच्छा ने आपको दिल्ली की जनता की क्या हालत करवा दी है। ये जो आज रात को चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, कल सुबह प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, इसके कारण दिल्ली की जनता की जो हालत हुई है ये आप भी जानते हैं। आज डिस्कशन ही नहीं होता। मुझे एक बार अग्रवाल जी के पास जाने दीजिए। अग्रवाल जी, लेकिन ये इस बात में सच्चाई है कि एक वक्त पर जब परिस्थिति ऐसी। सर सीधी बात ये है कि जो हालत आज भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की है, ये सरकार बनाने को उतावले हैं। इनको मालूम है कि जो अच्छे दिन के वायदे इन्होंने किए थे वो बुरे दिन में बदल गए। इन्होंने दिल्ली वालों के लिए 1 पैसे का काम नहीं करा। ये कम से कम वही कर देते जो इन्होंने कहा था कि हम 30% बिजली के दाम कम करेंगे।
आज इनकी सरकार है, आज इन्होंने दिल्ली वालों के लिए क्या किया? ये जो अभी तू मैंने देखी आप पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये दोनों तो आप सरकार क्यों साथ में बनाने के बैठे लिए थे? लायक एक साथ है। सरकार बनाते। लेकिन सवाल पात्रा साहब प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप उल्टी सीधी बातें कर रहे थे अभी। कोई भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट किसी भी जगह के लिए कभी कामयाब नहीं रह सकती। आप कोई काम नहीं कर सकते, आप कोई सुझाव नहीं दे सकते, उसको पास नहीं करा सकते, तो किस बात की सरकार बनाएंगे? और अगर उपराज्यपाल साहब किसी दबाव में काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो मुझे लगता है बेहतर हो वो इस्तीफा दे दें, बजाय इस तरह की कोई रिकमेंडेशन करने के कि जिसकी गिनती ना हो, गिनती पूरी होने की उम्मीद ना हो, किसी तरह एक दिन भी सरकार नहीं चल सकती। तो ऐसी सरकार का दिल्ली में क्या करना है? इसलिए बेहतर ये होगा चुनाव कराएं। बीजेपी चुनाव से डर रही है, उन्होंने चुनाव अपनी से डर हालत रहे हैं देख संबित ली। पात्रा जी। अभी जो बाई इलेक्शन में आप चुनाव से डर रहे हैं, ये भाग रहे महंगाई, हैं बल्कि। भ्रष्टाचार, डर दिल्ली भी की रहे हैं, जनता भाग को भी ये रहे मुद्दे हैं। परेशान करते इनके हैं। पास कुछ बताइए, नहीं है भारत देने तो को। कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, दिल्ली भी कांग्रेस मुक्त दिल्ली हो गई, फिर ये हमें आंख दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम चुनाव से डर रहे हैं। आपने क्या दे जिनका दिया? वजूद आपने क्या जिनका दे दिया? वजूद समाप्त हो गया, ये आज हमें कह रहे हैं कि हम डर रहे हैं। खैर, बड़े हैं, सम्मान पता करते लग हैं। गया अभी बाई मगर इलेक्शन में आपको। अग्रवाल साहब, जो मैं बीच में नहीं बोल बाई-इलेक्शन रहा हुए, था, उसमें आपने भारतीय कहा था, जनता हिदायत पार्टी दी को थी पता बीच लग में गया। नहीं बोलने की, तो अब मैं बोल लूं। मैं इतना कहना ओके। चाहता हूं, अभी जेपी साहब ने कहा बोलिए, कि बोलिए। बीजेपी ने दिल्ली की हालत क्या कर दी। 15 वर्षों तक राज आपने दिल्ली पे किया, बिजली का जुल्म, पानी का जुल्म आपने ढाया, और आप आज चैनल पे कह रहे हैं कि बीजेपी ने दिल्ली की हालत क्या कर दी। और आप अभी कह रहे थे कि ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक है। अरे, निकाहनामा आप दोनों पढ़े एक साथ, हनीमून 1 महीने तक आप दोनों मनाए, और हम इसके लिए दोषी हो, हम साथ में हैं। हम इस प्रकार के अवैध संबंधों में विश्वास नहीं रखते हैं। आपने संबंध जोड़ा था, प्रधानमंत्री बनने की लालसा के कारण आप छोड़ के भाग गए, और आज आप हमें कह रहे हैं कि हम डर रहे हैं। हम आशुतोष डर जी। नहीं रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। आशुतोष जी, जी देखिए, अब मैं मुंह खोलना नहीं चाहता, लेकिन अवैध संबंधों की बात जो है बीजेपी के नेताओं के मुंह से अच्छी नहीं लगती। दुनिया को पता है अवैध संबंधों की बात कहां और किस तक चलती है, कितनी दूर तक जाती है। मैं इस पर ज्यादा ना बोलूं, चुप रहूं तो बेहतर है, क्योंकि टेलीविजन पे ज्यादा बोलूंगा तो बात बहुत दूर तक निकलेगी। सवाल इस बात का है कि जो सवाल यहां पर है कि आखिर बीजेपी दिल्ली के अंदर चुनाव से क्यों भाग रही है। आपने लोकसभा का चुनाव जीता, 7 सीटें आपके पास थी, आप चुनाव करा लीजिए, 70 की 70 सीटें जीत लीजिए, लेकिन आज आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप चुनाव नहीं करा सकते, क्योंकि आज आप दिल्ली में हार रहे हैं। और चूंकि आप हार रहे हैं, इसलिए आप भाग रहे हैं। आप पिछला दरवाजा खोलना चाहते हैं, और जब आपके पास 29 विधायक हैं, तो माइनॉरिटी की सरकार तो छोड़ दीजिए। जब तक आम आदमी पार्टी से विधायकों को खरीद फरोख्त ना हो, जब तक कांग्रेस से विधायकों को खरीद फरोख्त ना हो, तब तक सरकार दिल्ली में नहीं बन सकती। तो क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर बीजेपी सवाल का जवाब देंगे कि किस सरकार के बारे में बात की जा रही है, कौन सी सरकार की संभावना तलाशी जा रही है? क्या दिल्ली के अंदर विधायकों की खरीद फरोख्त का रास्ता खोला जा रहा है? क्या लोकतंत्र के साथ मजाक होगा इस देश के अंदर? आम आदमी पार्टी ये बैठ कर देखेगी नहीं। बनारस चली जाएगी, देखेगी नहीं। पात्रा साहब, नहीं, मैं इनको उत्तर अरे बनारस बाद में भेजेगा। नहीं, बनारस चुनाव तो गए से थे। चुनाव क्यों नहीं? आप विकल्प की बात कर क्यों रहे हैं? आपने तो पहले इतना हाई मॉरल स्टैंड लिया था। दोनों का उत्तर दे दूं, हाँ। आपका भी दे दूं और आशुतोष जी का भी। हाँ। आशुतोष जी, आपको ध्यान होगा, आपने एक चिट्ठी लिखा था एलजी का, उसका कॉपी भी मेरे पास रखा हुआ है। आपने कहा था, प्लीज सर, आप असेंबली को डिसॉल्व मत करिए, हमें देखने दीजिए संभावनाएं क्या है सरकार बनाने के लिए। और उस समय आप एक ओखला के एमएलए के पास गुपचुप मैसेज भेजते थे, वो वीडियो भी किसी ने जारी कर दिया, कैसे पेड़ के नीचे घर के पीछे आप लोग मिला करते थे। और मनीष सिसोदिया कह रहे थे, भूल जाओ अरविंद केजरीवाल को, मुझे मुख्यमंत्री बना दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो भी नहीं हो पाया। और आज आप मोरालिटी की बात कर रहे हैं। हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे हैं। एलजी बुलाएंगे तो हो सकता है अगले दिन इलेक्शन भी करा दें। इंतजार तो करिए, कुछ भी काम गैर संवैधानिक तरीके से नहीं हो रहा है। संविधान 1 वर्ष तक प्रेसिडेंट रूल लगाए रखने को अलाउ करता है। चूंकि संवैधानिक बात है, केटीएस तुलसी साहब को भी हमने जोड़ लिया इसमें, लेकिन आशुतोष जी ठीक है, जल्दी से एक जवाब दे लीजिए, फिर तुलसी साहब के पास समित पात्रा जी, हाँ। समित पात्रा जी, आप आम आदमी पार्टी को संवैधानिक परंपरा की दुहाई मत दीजिए। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा है कि आप संविधान की जो अंतरात्मा है उसका पालन करिए। आप कैबिनेट के अंदर बैठे हुए जो तमाम अपराधियों को बाहर करिए।
आप दुनिया को मोरालिटी का ज्ञान मत दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं, जो बातें अभी आपने कही हैं वो एक अफवाह के तहत आपने फैलाने का काम किया है। आप भूल गए आपके विधायक रामवीर विधूड़ी क्या कर रहे थे। नहीं, ये तो रिकॉर्डेड हो चुका है, अफवाह काहे का है, ये तो रिकॉर्डिंग होकर हमने देख लिया है, आज तक ने भी दिखा दिया है। मैं इतना कहना चाहता हूं, आप कल के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के विषय में बता रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ भी 13 चार्जेस हैं, चार्जेस और केसेस फाइल है उनके खिलाफ भी। तो अरविंद केजरीवाल भी राजनीति छोड़ दे। आप अगर कल के सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं वर्डिक्ट का, तो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भी चार्जेस फ्रेम्ड हैं, केसेस चल रही हैं, तो वो छोड़ दे राजनीति, घर बैठे। मनीष सिसोदिया जी को आप प्रोजेक्ट कर दे। संबित पात्रा जी, आपको पता है अमित शाह का चरित्र क्या है? ये चरित्र हनन करने का काम आप मत करिए। अब्यूजिंग और एक्यूजिंग पार्टी जो आप है, ये कृपा करके चरित्र हनन करने का काम बंद करें। आप दिल्ली के विषय में चिंता करें। संबित पात्रा ना दिल्ली सर, दिल्ली के विषय में चिंता करिए, दिल्ली के विषय में चिंता करिए। आपका जमानत जब्त हो गया है पूरे देश से, देश की चिंता मत करिए। आपकी पार्टी 420 सीटों में जमानत जब्त हुआ है, जमानत जब्त पार्टी बन गई है, उसके बाद आप पूरे हिंदुस्तान की चिंता कर रहे हैं, दिल्ली की चिंता करिए। ठीक है, कुछ एक जमाने में आपके पास भी दो सीटें थी, एक जमाने में आपके पास भी तो हम उस समय ऐसा नहीं बोलते थे। जब हमारे पास 2 सीटें थी तो हम केवल अपने काम पे और ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देते थे। इस प्रकार सब पे टिप्पणी करते नहीं फिरते थे। एक सेकंड, चूंकि संविधान से जुड़ी हुई बात है, एक सेकंड, चूंकि संविधान से जुड़ी हुई बात है, केटीएस तुलसी साहब, ये सवाल उठ रहा है कि क्या एलजी जैसा एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स ये कह सकता है कि केंद्र सरकार इस पर फैसला ले कि दिल्ली में सरकार बननी चाहिए, बीजेपी को आमंत्रण मिलना चाहिए? ये तो उचित नहीं है। उनको अपने आप कोई ना कोई तो ओपिनियन फॉर्म करके सिफारिश करनी पड़ेगी सरकार को। जो उनका अपना दायित्व है उसको वो केंद्र सरकार के ऊपर नहीं डाल सकते। बिल्कुल। और बात यह है कि जिस तरह से परंपरा बनी है कि जब तक कोई पार्टी अपना बहुमत की चिट्ठी कम से कम ना दे, आश्वासन ना दिखाए, ये ठीक है कि एमएलएज को राज्यपाल के सामने परेड करने की आवश्यकता नहीं है, मगर कम से कम लिखित रूप में उनकी सपोर्ट होनी चाहिए, जिससे कि उनका बहुमत सिद्ध होता हो जी। और फिर बाकी बहुमत जो है वो लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेटिव असेंबली में सिद्ध होगा। कह देंगे सरकार बनाने के लिए, जैसे बहुत ही जी अग्रवाल साहब, कुछ में से 28 जिसके मेंबर है उसको कैसे कह देगा एलजी सरकार बनाने के लिए? ये तो बिल्कुल गैर कानूनी होगा। तो इतने दबाव में एलजी को काम नहीं करना चाहिए। हाँ, जब फिर कोई विकल्प नहीं है तो क्या वाकई सीधे चुनाव एक फैसला बनकर सामने क्यों नहीं आ रहा है? आखिर क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है तमाम पार्टियों की? बुलेटिन के इस हिस्से में कुछ सीधे जवाब मांगेंगे और सीधे संबित पात्रा जी आपके पास शुरुआत करते हुए केटीएस तुलसी साहब भी कह रहे हैं कि ये एलजी को ही फैसला लेना है, ऐसे में केंद्र सरकार को फैसला नहीं लेना चाहिए। सवाल यह है कि अगर चुनाव होने हैं तो फिर सीधा फैसला क्यों नहीं? ये बीच बीच में बवाल आप लोग वाटर्स टेस्ट करते हैं क्या कि चुनाव की परिस्थिति बना दी तो क्या हम निकल जाएंगे, या फिर डरते हैं चुनाव से? देखिए, शुरू में ही जो मैंने कहा था, अभी केटीएस तुलसी जी ने उस पर मोहर लगाई। मैंने कहा था कि एलजी एक न्यूट्रल बॉडी है, वो कभी भी अपने इन निर्णयों में सेंटर से कोई किसी प्रकार का डायरेक्शन नहीं लेते हैं, और जो भी संविधान के दायरे में है वो उसी के हिसाब से चलेंगे। तो स्वाभाविक रूप से जब समय आएगा, 2 विषय ध्यान रखिए, जब समय आएगा तब एलजी इस पे करेंगे। दूसरा विषय, समय कब आएगा? कोई टाइमलाइन है? एक टाइमलाइन है? क्यों है टाइमलाइन? आपको ध्यान होगा जब आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था तो आम आदमी पार्टी के काउंसिल ने कहा था कि आप एक डायरेक्शन दीजिए कि सरकार टाइमलाइन दे। इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों के काउंसिल ने खड़े होकर कहा था कि लेजिस्लेटिव में जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था बिल्कुल ठीक है, हम डायरेक्शंस नहीं दे सकते हैं। 1 साल तक प्रोविजन है कि हम प्रेसिडेंट रूल पे रहें। ये लेजिस्लेटिव विषय है, इसमें जुडिशियल या आम आदमी पार्टी क्या कर लेगी? संविधान के दायरे में रहते हुए गैर संवैधानिक तरीकों को नहीं अपनाकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो 1 साल तक आप इंतजार करना चाहते हैं, और ये 1 साल का ही मैंने नहीं कहा 1 साल तक, केटीएस तुलसी साहब 1 साल तक मैक्सिमम किया जा सकता है, मगर उस बीच में एलजी जो निर्णय लेंगे हम उसको सरोधार करेंगे। ठीक है, वो बुला देंगे सरकार बनाने के लिए, तो आप बुलाए क्या अभी तक? ये प्रीएम्प्टिव, ये तो स्पेक्युलेटिव विषय। कैसे विकल्प खुले रखे हैं ना अपने? जब वो बुलाएंगे स्वाभाविक रूप से हमारे नेता उस समय एक कॉल लेंगे, उस समय राइट टाइम पे राइट ओपिनियन बना के जाएंगे। राइट टाइम पे राइट कॉल, आशुतोष जी।
देखिए राइट, हमको दरअसल बीजेपी की मंशा पर बड़ा शक है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो लालू प्रसाद यादव की सरकार को बर्खास्त किया गया था, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर आरोपित किया गया था और एक हफ्ते तक नीतीश कुमार बैठे रहे थे और कहीं सरकार जब नहीं बनी, जब अच्छी खासी भद पिट गई बीजेपी की, दोबारा लालू प्रसाद यादव आ गए। आज वही फार्मूला वो दिल्ली में लगाना चाहते हैं, करना चाहे करके देख लें, अल्पमत की सरकार बहुमत नहीं साबित होने वाला है, उनकी सरकार गिर जाएगी। मेरा कहना यह है कि बीजेपी उसको जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के बीच का मामला ना बताएं। आज जनार्दन द्विवेदी जी ने यह कहा है कि 70 साल रिटायरमेंट एज हो, शीला दीक्षित पर तो निशाना नहीं है उनका, अग्रवाल जी? नहीं, आप जो विषय है उस पर रखिए, मुझे मालूम नहीं। द्विवेदी साहब ने जो कहा है एक लंबे फैसले के तौर पर कहा है, अब देखिए क्या होता है। हाँ, अभी किसी के ऊपर इसे लागू करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप चुनाव में जाते हैं, मुख्यमंत्री जो कहा था जी, अगर चुनाव में आप जाते हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? सर, मैं पात्रा साहब के जवाब दे दूं, वो कह रहे थे कि दिल्ली का ये हाल हमने कर दिया। सर, दिल्ली का इतना बढ़िया स्वरूप हमने ही पैदा करा, लेकिन आज इनकी सरकार आने के बाद जो हालत हुई है, एक पैसे का काम किसी अनऑथराइज कॉलोनी में, झुग्गी झोपड़ी में और किसी जगह नहीं हो रहा। जो भी इनके चुने हुए लोग हैं सब बड़े आराम से बैठे हैं। और माफ करना, अगर दिल्ली में सरकार नहीं बनती तो इसका गुनाह भी इनके ऊपर जाएगा। और जहां तक हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा, हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है, पार्टी हाईकमान जिसको बनाएगा वो बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कोई झगड़ा नहीं है इनकी तरह। तुलसी साहब, झगड़ा नहीं है इनकी तरह, चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ क्योंकि वक्त की कमी है मेरे पास। केटीएस तुलसी साहब, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि ये स्पेशल राज्य और इसलिए 1 साल का टाइम है इनके पास, लेकिन जैसा कि आपने साफ कह दिया, एलजी को ही अंतिम फैसला इस पर लेना है। लेकिन इस बीच जो बड़ी तस्वीर संविधान के नजरिए से नजर आती है, चुनाव के ऐलानों की बात हो रही है, क्या नहीं होगा कि वो वक्त रहते उसको ठीक से कर लिया जाए? क्योंकि एलजी के हाथों में ज्यादा दिन रहना, क्योंकि उसके भी साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हो जाते हैं और कई सारी चीजें रुक जाती हैं, ठप पड़ जाती हैं। हाँ, ये बात सही है, मगर लोगों के ऊपर बार बार इलेक्शन भी थोपी नहीं जा सकती। और सरकार तो तब बन सकती है अगर उनके पास कम से कम, माइनॉरिटी सरकार भी बन सकती है, मगर उनके पास कम से कम आउटसाइड सपोर्ट की अश्योरेंस तो हो, रिटर्न अश्योरेंस। अगर आउटसाइड सपोर्ट भी नहीं है तो उनको न्योता नहीं दिया जा सकता सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जी। सो इसलिए ये गवर्नर और यही महत्वपूर्ण मुद्दा भी है जो दिल्ली की जनता बहुत करीब से देखेगी। संबित पात्रा जी, वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग एक ऐसा शब्द जब भी सरकार बनने की प्रक्रिया में लेट हो तो आती है सामने, और उसी के साथ लोगों का लोकतंत्र की इस संस्था पर कहीं ना कहीं विश्वास घटता है। इसीलिए लोग चाहते हैं जल्द से जल्द जो भी अंतिम फैसला होना हो वो हो जाए। आप देखते हैं।